नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 का भूगोल में चैप्टर 6 में जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? तो छात्रों, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर जो है पूरे संसार में यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? तो मनुष्य करता है। तो समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मानव जो है संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही है, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। तब तक जो है कोयला एक प्रकार का चट्टान था। जब से मनुष्य ने कोयले का इस्तेमाल करने लगा था, कोयला बन गया मनुष्य का संसाधन। तो प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। और इसलिए आपदा का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, घटना। तो इसलिए सामाजिक अध्ययन में जो है जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह जो है एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा इसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन जो है आपदा एवं विनाश का जो है अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसकी संख्या जो है वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी रूपों को समझने तथा उसकी विवेचना करने के लिए जो है मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। और मानव जो है पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं और वे कहाँ और कैसे रहते हैं। तो छात्रों, इसीलिए जो है जनगणना किया जाता है, जब मनुष्यों का गिनती किया जाता है। मनुष्यों की गिनती को ही जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या यानी कि लोगों का संख्या, जन मतलब लोग, संख्या माने गिनती। तो उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है मनुष्य की संख्या में, तथा उनकी कौन कौन से विशेषताएं हैं। तो भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। तो सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों का विचार करेंगे। तो छात्रों, ये भी जानें कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या लोगों की संख्या की गिनती जो किया जाता है जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद किया जाता है। और ये जनगणना की शुरुआत जो है ब्रिटिश काल से ही शुरुआत हुआ था, जिस समय हमारे भारत देश में अंग्रेज गवर्नर जो है लॉर्ड रिपन आया था। उसी ने जो है भारत में पहली बार जो है जनगणना करवाया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जनगणना किया था। क्योंकि जो है जनगणना इसलिए उन लोगों ने करवाया था क्योंकि जो है भारत देश में कितने लोग हैं, यदि भारत देश के लोगों का यदि गिनती बढ़िया से कर लिया जाए ताकि जो है उन लोग अच्छी तरह से यहाँ के लोगों को जो है अपने कब्जे में कर सके और शासन चला सके। तो छात्रों, ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको जो है याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों के ऊपर विचार करेंगे। पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। दूसरा प्रमुख तत्व जो है वह है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, जो समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। और तीसरा है जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की और अस्वस्थ क्या है। तो जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण जो है मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या जो है 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या में 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विश्व के स्थलीय भूभाग पर जो है 2.4% है के विशाल क्षेत्र में जो है असमान रूप से वितरित हुए थे, जो चित्र 6.1 में दिखाया गया है। इसके बाद
यह देखिए जो ब्रिज चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। विश्व के क्षेत्रफल और जनसंख्या में भारत का हिस्सा कितना है। तो इस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो था वह उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी जो है 1990 लाख है। और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा निवास करता है। और दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे सिक्किम की आबादी जो है केवल 6 लाख ही है, तथा लक्षद्वीप में जो है 64,429 जो है लोग निवास करते हैं। तो छात्रों ये देखिए कि भारत की लगभग आधी आबादी वाला केवल 5 राज्य में निवास करते हैं लोग, और ये राज्य जो है आधी आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है और प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोग की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जो भारत विश्व के घने आबादी वाले देशों में से एक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। चित्र 6.3 में राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाया गया है। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है अलग अलग रंगों में अलग अलग राज्यों का जनसंख्या वितरण। इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए छात्रों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। भारत के मैप में कितना सुंदर दर्शाया गया है। तो छात्रों ये देखिए कि 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए, और पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है से कम है और क्यों? तो असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे, छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जहाँ पर खाने के लिए अनाज ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर मनुष्य कैसे रहेगा। तो इस प्रकार उत्तरी मैदान जो है भारत एवं दक्षिणी में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान है। अनाज जहाँ ज़्यादा उत्पादन होगा वहीं तो मनुष्य रहेगा ना। तो उपजाऊ मिट्टी जहाँ पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं। जो 3 राज्यों का नाम बताना है आपको। तो छात्रों ये देखिए जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तित प्रक्रिया। तो जनसंख्या एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो आबादी की संख्या, वितरण तथा संगठन में लगातार परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। इसके बाद हम आते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या कैसे बढ़ता है? तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। और इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष जो है होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष जो है एक दशक में बड़ी जनसंख्या, कुल जनसंख्या में वृद्धि परिणाम होता है 10 साल के अंतराल में। और पहले की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या के बाद जनसंख्या 2011 में 10 साल के अंतराल में जो है घटकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निक्षेपण वृद्धि कहा जाता है। जनगणना की वृद्धि का दर जो है दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष जो है प्रतिशत में किया जाता है। जैसे
ये देखिए दानचक्र में दर्शाया गया है। जैसे जो है प्रतिवर्ष 2% वृद्धि के दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। और भारत की आबादी जो है 1951 में जो है 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। इस सारणी में आप देख सकते हैं दर्शाया गया है 1951 से लेकर 1981 तक का वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ी है और ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 से में 3,610 लाख से बढ़कर 1981 में 6,830 लाख हो गई थी। तो किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में जो है 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी। और इस प्रकार इस पर जो है ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है, जबकि विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें जो है सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से वे वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल जनसंख्या जो है बहुत अधिक होती है। और भारत की वर्तमान जनसंख्या में वृद्धि जो है वार्षिक वृद्धि वह संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। और वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए भी किए जा रहे हैं और इसके प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। और इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि अभी भी जारी है। 2045 तक भारत चीन और पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। तो छात्रों, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रिया है: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है एवं वार्षिक वर्ष में जो है प्रति 1000 व्यक्तियों जिनमें जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। मरता कम है, जन्म अधिक लेता है। भारत जो है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वाले की संख्या को जो है मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में जो तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक जो उच्च जन्म दर का जो है एक एवं मृत्यु दर से में जो है लगभग गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आया और इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हो गई और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। और इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? तो छात्रों, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाना को प्रवास कहते हैं। और प्रवास जो है आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच भी हो सकता है। आंतरिक प्रवास जो है जनसंख्या के आधार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है और जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास जो है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों एवं बेरोजगारियों की प्रतिकूल अवस्थाएं होती है। लोग रोजगार की तलाश में जो है शहर की ओर जाने लगते हैं। इस तरह जो है गाँव की संख्या कम हो जाती है लोगों का और शहर में जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। लोग अच्छी कमाई के लिए शहर की ओर पलायन कर देते हैं और इस प्रकार प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। और ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से जो है नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। और भारत में भी जो है ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि करता है
1951 में जो है कुल जनसंख्या का जो है 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में जो है बढ़कर जो है 31.80% हो गई। और इस प्रकार 10 साल के अंतराल में जो है 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या जो है 35 से बढ़कर 53 हो गई। आयु की संरचना, तो किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बढ़ाता है, और यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। और एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप में प्रभावित करती है, जिसका परिणाम स्वरूप ये निकलता है कि बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की जो है संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को भी निर्धारक होती है। और किसी भी राष्ट्र की आबादी को सामान्य 3 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे हो गया बच्चे जो 15 वर्ष से कम, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इसको भोजन, वस्त्र तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है वयस्क, जो 15 से 59 वर्ष की उम्र के आते हैं लोग, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से जो है प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग होते हैं। और तीसरा लास्ट स्टॉपेज पर आता है 59 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, ये बूढ़े लोग, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त होते हैं, अर्थात रिटायरमेंट, जो काम के लायक नहीं होता है। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया द्वारा इसकी नियुक्ति नहीं होती है, ये रिटायरमेंट होता है। तो ये देखिए एक ब्रिज चार्ट द्वारा दिखाया गया है भारत उम्र संरचना। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को चित्र 6.5 में दर्शाया गया है। लिंग अनुपात, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। जो देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से लेकर 2000 के बीच में जो है लिंग अनुपात को जो है सारणी 6.2 में दर्शाया गया है। तो छात्रों ये देखिए साक्षरता दर भारत का। तो साक्षरता किसी संरचना का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही जो है बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता दर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ, लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर जो है 80.9% है, महिलाओं का जो है 64.6% है। और साक्षरता दरों में जो है इस प्रकार का अंतर क्यों है, तो व्यावसायिक संरचना, तो आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। और किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं, और व्यवसायों को जो है सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की श्रेणी में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसमें जो है कृषि, पशुपालन, वृक्षरोपण एवं मछली पालन होता है, जिसमें खनन आदि क्रियाएं शामिल होता है। द्वितीय क्षेत्र जो होता है इसमें उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। और तृतीय जो होता है तृतीय क्षेत्र को, इसमें क्रियाकलाप में परिवहन, संरचना, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल है। तो छात्रों इसके बारे में आप जो है अर्थशास्त्र की किताब में आप पढ़ेंगे, कक्षा 10 का चैप्टर में क्षेत्रक के बारे में, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक के बारे में। तो आप लोग जो अपना अध्ययन जारी रखिए और मेरा वीडियो देखिए, ताकि आप लोग को जो है ज़्यादा जानकारी आप लोग को मिलेगा।
तो विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात जो है अलग अलग होता है, और विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है, और विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाओं में जो है कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है, जो कि भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य ही करता है। तो छात्र, हम जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, अधिकतर लोग जो कृषि पर ही जो निर्भर करता है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में जो है कार्यरत जो है लोगों की संख्या का अनुपात क्रम के अनुसार 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए उद्योगों एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण जो है द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य जो है जनसंख्या के महत्वपूर्ण संरचना होता है, एक घटक है जिसके विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सरकार जो है कार्यक्रमों जो है सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के अनुसार जो है इसके द्वारा भारत की जनसंख्या स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, वह 2011 में घटकर 7.2 रह गई है, और औसत आयु जो है 1951 में 36.7 वर्ष की थी, जो बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। तो महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रमण बीमारियां से बचाव और रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है, और महत्वपूर्ण तकनीकों जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत आनुवंशिक स्तर से काफ़ी कम है, तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो कुपोषण का शिकार हो जाता है, इससे प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को जो उपलब्ध है, और इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। किशोर जनसंख्या क्या है? तो भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है, और यह भारत को कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग के होते हैं, ये इसे हम टीनेजर भी कहते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इसी उम्र में, तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इसका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोध हो जाता है अथवा रुकावट डाल देता है। परंतु भारत में किशोरों को जो प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत से किशोर बालिकाएं जो है रक्तहीनता से पीड़ित होती है। विकास की प्रक्रिया में उसकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान जो है नहीं दिया गया है, और किशोर बालिकाओं को जो है अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा का प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें जो है इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? तो परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं जन कल्याण को सुधारा जा सकता है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, और परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को जो बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जो है कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर जो टीकारोधी बीमारियों से बचने का छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है 2000 में क्या किया गया है कि किशोर किशोरियों की जो है पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में किया है जो जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें पोषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति के अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधी प्रसारित
बीमारियों से जो है किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जो है जोर दिया जाता है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसका उद्देश्य देश से विवाह और देर से संतान उत्पन्न के प्रोत्साहन करना, किशोर किशोरियों को जो असुरक्षित यौन संबंध में कुप्रभाव के बारे में शिक्षित कराना, गर्भ निरोधक सेवाओं की को जो है पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाओं को जो उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ कराना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं और एक निश्चित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करता है। तो छात्रों, इस भूगोल के चैप्टर में, जनसंख्या चैप्टर में जो है इसका अभ्यास दिया गया है, जिसका सही विकल्प आपको चुनना है। और यह है संक्षेप में प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। यह है कार्य परियोजना जिसको आपको बनाना है। और ये कुछ शब्दावली दिया गया है, इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है। ये सब शब्द को देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। छात्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।